नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की। तो जहां की हमने ये देखा था कि आपातकाल का अर्थ क्या होता है, आपातकाल ऐसे कौन कौन से कंडीशन थे जिसकी वजह से आपातकाल को लागू करना पड़ा, आपातकाल में कुल कितनी दिक्कतें हुई थी, लोगों ने क्या सबक सीखा, इन सभी चीजों के बारे में हमने बात कर लिया था। अब हम ये देखने वाले हैं कि आखिर जो ये आपातकाल लगा था उसके बाद इंदिरा गांधी को पद से हटाया गया कि नहीं हटाया गया। ठीक है ना, इस चीज को हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है 1971 में चुनाव हुआ था और इसके बाद चुनाव होना था 1976 में, लेकिन इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के हिसाब से चेंजेस कर दिया और फिर इसके बाद एक साल और बढ़ा दिया गया और इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो चुनाव हो गया 1977 में। अब जब ये वाला चुनाव हुआ 1977 में, तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, तो जनता को तो दिक्कत परेशानी हुई होगी। तो जब दिक्कत परेशानी जनता को होगी तो जनता क्या है, जनता सीट पे बैठाने भी जानती है और नीचे गिराना भी जानती है। तो सिंपल सी वही वाली बात हुई कि अब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे हार जाती है, इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और यहाँ पे एक नया दल आता है सामने जिसको कहते हैं जनता पार्टी, और फिर जनता पार्टी की सरकार बनती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 97 लोकसभा के चुनाव 1977, 18 महीने के आपातकाल। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता, आपातकाल कितने महीने तक चला? 18 महीने तक चला। तो 18 महीने के आपातकाल के पश्चात जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया। जाहिर सी बात है चुनाव करवाएगा ही। अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ? जितने भी नेता को जेल में डाला गया था उन सभी को रिहा कर दिया गया। फिर क्या हुआ जी? 1977 के मार्च में फिर चुनाव हुए और इसमें क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी हार जाती है और जनता पार्टी नाम से जो पार्टी थी वो जीत जाती है। तो देखिए क्या लिखा है कि चुनाव के एकदम पहले, यानी कि चुनाव से पहले की बात किया जाए तो चुनाव के एकदम पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी के नाम से एक नया दल बनाया था जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। यानी कि कई सारी पार्टियां मिलकर जनता दल बना लेती है, जनता पार्टी बना लेती है और उनका नेतृत्व कौन करता है? जयप्रकाश नारायण करते हैं। आगे क्या होता है? कांग्रेस से कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बना ली थी और जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है ना, और आगे चल के जनता पार्टी में शामिल हो जाती है। यानी कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो थी ये जनता पार्टी में शामिल हो जाती है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? 1977 के छठे आम चुनाव के कई कारणों से भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इन चुनाव में पहली बार केंद्र में कांग्रेस सरकार को मतलब हार का सामना करना पड़ता है और जो इसका एकाधिकार जो था, यानी कि स्टार्टिंग से आप देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ही जीत रही थी, वो एकाधिकार क्या हो जाता है जी? समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे क्या होता है? जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो राजनीतिक दल एक साइड लिखा हुआ है, एक साइड में सीटें लिखी हुई हैं। जैसे जनता पार्टी को सीट मिली थी 272, कांग्रेस पार्टी को सीट मिली थी 153। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, याद करो ये वाला जो लास्ट वाला बताया था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इसको कितनी सीट मिली थी? 22 सीटें मिली थी। सीपीआई को मिली थी 7 सीटें, सीपीआईएम को मिली थी 22 सीटें और इस तरीके से सभी को सीटें मिली थी। और यहाँ पे जो 1977 में जो चुनाव हुआ था, इसमें जनता पार्टी की सरकार जो बनती है वो सिर्फ जनता पार्टी के सीटों की वजह से नहीं बनती है, इसमें कई सारे जो दल थे वो भी शामिल हो जाते हैं। जब कई सारे दल शामिल होते हैं तब तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि आखिर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। देखिए, जब एक ही दल का बहुमत ज्यादा होता है तो वहां पे दिक्कत नहीं होती है प्रधानमंत्री चुनने में, लेकिन जब कई सारे दलों को मिला के बनाया जाता है तो वहां पे दिक्कत होती है प्रधानमंत्री को चुनने में कि किस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या? स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस को लोकसभा का चुनाव हार गई। अच्छा, आगे क्या हुआ जी? कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में एक भी सीट ना पा सकी। ठीक है, क्योंकि आपातकाल का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट देखने को मिला था वो उत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिला था, पूर्व भारत में उतना कुछ नहीं था। आगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक एक सीट ही मिल पाई थी कांग्रेस को। नेक्स्ट क्या होता है? कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी और ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस हर जगह पे हार गई थी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 153 सीट इसको मिली थी। ठीक है,
कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में उनके अनेक सीटों पर अपना नियंत्रण बरकरार रखा गया था। ठीक है, आपातकाल का असर हर राज्य में एक समान नहीं देखने को मिला था। उत्तर भारत में आपातकाल का असर ज्यादा देखने को मिला था। ठीक है, क्योंकि वहां पर जबरदस्ती लोगों को उजाड़ा गया था, लोगों को विस्थापित किया गया था। और जैसे कि आपको पता है, इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी, उन्होंने नसबंदी करने का फैसला करवाया था कि जितने भी लोग थे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, वहां से उनको विस्थापित कर दिया था, नसबंदी करवाने का काम करवा दिया था। और जिसकी वजह से उत्तर भारत में जनता के मन में रोष था, गुस्सा था, और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हरवा देते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। आगे, उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंदता ज्यादा देखने को मिली थी, क्योंकि वहां पे जो मध्य वर्ग के जो लोग थे वो कांग्रेस से दूर जाना चाहते थे और जनता पार्टी के करीब आना चाहते थे। ठीक है, आगे क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। 1977 के चुनाव के पश्चात बनी जनता पार्टी की सरकार में आपस में तालमेल नहीं बिठ पाई। क्यों नहीं तालमेल बिठ पाई? क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री के पद के लिए थोड़ी बहुत झिकझिक देखने को मिली थी। जैसे आपस में प्रधानमंत्री पद के लिए खींचातानी मची हुई थी, और इस खींचातानी में कौन कौन कैंडिडेट सामने आया था? मोरारजी भाई देसाई सामने आए थे, चरण सिंह सामने आए थे, जगजीवन राम सामने आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोरारजी भाई देसाई क्या थे? ये प्रतिद्वंदी थे। किसके प्रतिद्वंदी थे? तो ये प्रतिद्वंदी थे इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी। याद करो, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर जब बना था तो उसी टाइम से मोरारजी भाई देसाई थे ना, तो ये है। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। दूसरा, चरण सिंह जो थे, चरण सिंह, तो ये उत्तर प्रदेश के कृषक नेता थे, यानी कि ये। ठीक है, ये देखिए, ये मोरारजी भाई देसाई हैं और ये है चरण सिंह, तो ये कृषक नेता थे, ये भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। और जो जगजीवन राम थे, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के टाइम पे ये एक तरीके से मंत्री थे और इनको मंत्री पद का अनुभव था, तो ये भी कहीं ना कहीं मंत्री बनना चाहते थे। तो जब 3 कैंडिडेट सामने आ गए तो उसमें किसी एक को चुनाव कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और उस टाइम पे मोरारजी भाई देसाई को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया जाता है। तो देखिए, जनता पार्टी की सरकार ने मोरारजी भाई देसाई को प्रधानमंत्री तथा चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को 2 उप प्रधानमंत्री बना दिया। यानी कहने का मतलब है कि इनको प्रधानमंत्री बना दिया और इनको उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के जैसे प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल होते हैं, तो इस तरीके से ही समझ लो कि एक प्रधानमंत्री और बाकी जो बचे 2 हैं उप प्रधानमंत्री बना दिए गए। हालांकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस के टाइम से ही उप प्रधानमंत्री बनाते हुए आ रहे हैं। आपसी विवाद की वजह से निंदकों ने कहा कि जनता पार्टी की जो दिशा है, यानी कि जो डायरेक्शन है, वो सही नहीं है जनता पार्टी के। दूसरी चीज, इसमें कोई नेतृत्व अच्छे से नहीं कर पा रहा है, सब पार्टियों के लिए लड़े जा रहे हैं। ठीक है, सीटों के लिए लड़े जा रहे हैं और कोई भी साझा कार्यक्रम नहीं है, आपस में कोई भी तालमेल नहीं है। तो विपक्षी दल तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा भी अगर कमी मिल गया ना देखने को, तो नई नई बातें तो बोल ही देंगे। आगे, मोरारजी भाई देसाई की जो नेतृत्व वाली जो सरकार थी, इसको भी 18 महीने के अंदर अंदर अपनी बहुमत खो देती है और सरकार हो जाती है, मतलब गिर जाती है। ठीक है, और इस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी, जो एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। किसको समर्थन दिया? इनको, चरण सिंह को, कि आप एक काम कीजिए, आप अपना पार्टी बनाइए। ठीक है, सॉरी, आप अपना प्रधानमंत्री बनिए। ठीक है, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रधानमंत्री बनता हूं। तो जैसे ये प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी थी, किंतु बाद में कांग्रेस पार्टी के समर्थन, यानी कि स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री बनिए, हम आपको समर्थन देते हैं। और जैसे ये प्रधानमंत्री बनते हैं, वैसे ही अपनी जो बहुमत होती है उसको वापस ले लेती है। अब जब बहुमत वापस हो गई, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी ना ये, तो जैसे अपना ये बहुमत वापस लेती है, वैसे ही चरण सिंह की जो प्रधानमंत्री वाली जो वो थी, वो गिर जाती है। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो पद था वो दोबारा रिक्त हो गया और 1980 में दोबारा से चुनाव कराने पड़ गए। तो देखिए, किंतु बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का निर्णय कर लिया, और इस कारणवश कहा जाए तो 4 महीने के अंदर अंदर ही जो चरण सिंह की जो सरकार थी वो गिर जाती है, और 1980 के जनवरी के लोकसभा के लिए दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। और इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी जीतती है, और कैसी जीतती है? जैसे 1971 में जीती थी इंदिरा गांधी, जब गरीबी हटाओ का नारा लाई थी, उस टाइम पे जैसे ये जीती थी कांग्रेस पार्टी, उस तरीके से
उस तरीके से 1980 में भी ये जीतती है। और टोटल कितनी सीटें मिलती है कांग्रेस को? 353 सीटें। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 में, फिर उन्होंने आपातकाल लगाया, फिर उसके बाद उनकी जो पार्टी थी हार जाती है, कांग्रेस पार्टी। फिर किसकी पार्टी आती है? जनता पार्टी आती है, जिसमें मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके जाने के बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, 4 महीने के अंदर अंदर उनकी भी सरकार गिर जाती है। और फिर यहाँ पे आते हैं इंदिरा गांधी, दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, 353 सीट उनको मिल जाता है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, हमारा विकास स्टडी पॉइंट का एक ऐप है, और वहां पे आप जाके ये सारी वीडियोस देख सकते हो बिल्कुल ही एड फ्री, उसमें कोई भी ऐड नहीं चलेगा। जाइए वहां पे देखिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, सब चीज आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी होती है कोर्स को बाई करने में तो आप 7011912793 पे बात कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है कि 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 1977 में जो कांग्रेस की हार हुई थी उसके क्या कारण थे। दोनों क्वेश्चन सेम है, जनता पार्टी की जीत के क्या कारण थे, कांग्रेस पार्टी के हार के क्या कारण थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, और 6 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से इस क्वेश्चन को इसमें डाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले चीज, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया था, आपातकाल की घोषणा कर दी थी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हार जाती है। यही बातें लिखी हुई है, आप इसमें पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पूरा स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करते हुए आ रहा हूं, तो वीडियो लेंदी बनती चली जाएगी, इसकी वजह से कुछ काम तो आप भी कीजिए, नहीं समझ में आता तो विकास स्टडी पॉइंट तो बैठा ही आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा है, आपातकाल के दौरान अत्याचार भी किए गए, जैसा कि संजय गांधी ने अत्याचार किया, नसबंदी करवा के, जैसा कि विस्थापित करके लोगों को बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए। इसके अलावा जो लोकतंत्र की जो सरकार थी, अब वो लोकतंत्र की सरकार अपनी मनमानी कर रही थी, जिसकी वजह से जनता को दिक्कत हो रही थी। मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, तो बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा तीसरा चीज है मीसा कानून। मीसा कानून क्या है जी? मीसा कानून वो कानून था जो कि शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, यानी कि वो जहां पे 4 लोग खड़े होकर अगर गवर्नमेंट के खिलाफ गलत बातें कर रहे थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता था, और 6-6 महीने तक लोग जेल में गए हुए थे, ठीक है। चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, सबको उठा के जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल के दौरान याद कीजिए, मैंने आपको बताया था नेता 776 नेता को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ शाहजाज आयोग के हिसाब से कहा जाए तो 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था आपातकाल के दौरान। तो आप समझ सकते हो कि किस हिसाब से यहाँ पे अत्याचार किया गया था। मीसा कानून जो लागू किया गया था, शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। अनिवार्य नसबंदी, यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो संजय गांधी थे वो अनिवार्य नसबंदी कर दिए थे, और यहाँ पे जनता को ढूंढ ढूंढ के ले जाया जाता था हॉस्पिटल में, नसबंदी करवाया जाता था। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो इस तरीके से कई सारे कारण है जिसकी वजह से जनता पार्टी जीतती है और कांग्रेस पार्टी हार जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कीमतों का बढ़ना। अब यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही थी, और जब महंगाई आसमान छुए जा रही थी तो गवर्नमेंट कुछ न कुछ तरकीब लगा के महंगाई को कम करना चाहती थी, और महंगाई कम तो हुई नहीं बल्कि जनता और भड़क गई, और उस चक्कर में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी को हरा देती है, ठीक है। और गरीबी हटाओ को इन्होंने जो नारा दिया था उतना कारगर ये भी सिद्ध नहीं होता है। कर्मचारियों की खराब दशा इसलिए हो गई थी क्योंकि सरकार इनके पगारों में कटौती कर रही थी ताकि महंगाई को कम किया जा सके, और जनता में आक्रोश इस वजह से था, कर्मचारियों में आक्रोश इस वजह से था कि बोनस समाप्त कर रहे थे इनकी, और जाहिर सी बात है जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही थी, और इनकी सैलरी में जब कटौती करोगे तो महंगाई तो कम होगी नहीं बल्कि सैलरी को और बढ़ाना चाहिए था। बट यहाँ पे कर्मचारियों को थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, और उस दिक्कत की वजह से रेल हड़ताल कर दी है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ा दिया था। तो ये चीज है। तो ये लिखा है ना कि बढ़ती हुई महंगाई से अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। आगे बात करते हैं, मतलब पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, पूरा नहीं कर पा रहे थे, एक ही है, सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। आगे, बोनस की समाप्ति कर देना। कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों के बोनस को समाप्त कर दिया था, जिससे कर्मचारी वर्ग भी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध हो गए थे। जाहिर सी बात है, बोनस समाप्त करोगे, यही तो एक्स्ट्रा कमाई होती है कर्मचारियों की। आगे, प्रेस पर प्रतिबंध लगा देना। यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, और कोई भी गलत समाचार गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं छापा जा सकता था, और इन सभी चीजों की वजह से, प्रेस सेंसरशिप लागू करने की वजह से जो कांग्रेस पार्टी है वो हारती है और जनता पार्टी जीत जाती है। चीजें समझ में आ रही है? बढ़े नेक्स्ट, चलिए जी आगे समझते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? उपयुक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है 1977 के चुनाव में
कांग्रेस पार्टी की हार और जनता पार्टी की जीत के कई सारे कारण थे, परंतु उस समय सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था आपातकाल। ठीक है, और इस तरीके से इंदिरा गांधी को 1977 के चुनाव में हरा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे शाहजांच आयोग क्या है, तो यहाँ पे देखिए जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो यहाँ पे शाहजांच आयोग की नियुक्ति की जाती है। शाहजांच आयोग की नियुक्ति इस वजह से की जाती है ताकि जितनी भी दिक्कतें हुई थी आपातकाल के दौरान उन सभी चीज का जायजा ले सके और ये बताया जा सके कि भाई जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है ना, कितना गलत काम किया था और आपातकाल लागू कर दिया था, जनता के बारे में बिल्कुल ही सोचा नहीं। इस चीज की वजह से शाहजांच आयोग की स्थापना की गई थी ताकि लोगों का जो ध्यान है कांग्रेस पार्टी बचा सके कि उन्होंने कितना गलत किया था। तो देखिए शाहजांच आयोग की जो नियुक्ति है मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई थी। आपातकाल से जितनी भी दिक्कतें जनता को हुई थी तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट में आ गई थी, इन सभी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए शाहजांच आयोग की नियुक्ति की गई थी। इन सभी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए शाहजांच आयोग की नियुक्ति की गई थी, ये भी दोबारा लिख दिया गया है। आगे अध्यक्षता किसकी थी, जेसी शाह, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। ठीक है, आगे समझते हैं कार्य क्या था। तो कार्य ये था कि जो असंवैधानिक कार्य किए गए थे आपातकाल के दौरान उसको जांच पड़ताल करना, मानवाधिकारों का कितना हनन हुआ है इन सभी चीजों का जांच पड़ताल करना, और साथ ही साथ ये देखना कि जो प्रधानमंत्री ने जो आपातकाल का निर्णय लिया वो सिर्फ उन्हीं का निर्णय था या फिर किसी और का निर्णय था, पूरी पार्टी का निर्णय था, किसका निर्णय था, इस चीज का जांच पड़ताल करना। साथ ही साथ जो इन्होंने बिजली बंद कर दिया था, जो भी अखबारों का जो बिजली काट दिया था, उन सभी चीजों का जायजा लेना कि मतलब कितने हद तक ये काम हुआ था और इससे कितना नुकसान हुआ था। आगे प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनेक विपक्षी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी जो कि एक तरीके से गैर कानूनी थी, इन सब चीज का जांच पड़ताल करना। मीसा कानून का दुरुपयोग किया गया था, आपातकाल की वजह से निर्दोष जनता को बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। इस आयोग के अनुसार 1,11,000 लोगों की निवारक नजरबंदी के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा शाहजांच आयोग का कार्य था जो कि शाहजांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज को प्रस्तुत किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नागरिकता स्वतंत्रता संगठन का उदय। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे ही आपातकालीन में जनता के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया, जनता सजग हो गई कि भाई आज की डेट में ये हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे भी यही हो, तो कहीं ना कहीं हमें अपने अधिकारों के लिए सजग होकर रखना चाहिए। तो देखिए सजग होने के लिए इन्होंने अपना एक संगठन बनाना स्टार्ट किया। तो देखिए क्या लिखा है, नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का उदय हुआ था। और कब हुआ था, अक्टूबर 1976 में हुआ था। अच्छा, इन संगठनों ने न केवल आपातकाल की बल्कि सामान्य परिस्थितियों में लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहने को कहा। यानी कि ये कहा गया कि सिर्फ आपातकाल की स्थिति में आप अपने अधिकारों के प्रति सतर्क मत रहो, बल्कि हर टाइम पे आप अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहो। प्रजातंत्र व्यवस्था में भी प्राय मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा था। ठीक है, मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा था। 1980 में क्या होता है, इसका नाम चेंज किया जाता है। जैसे पहले नाम था नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक मानवाधिकारों के लिए लोगों का संघ, ये नाम था पहले, लेकिन इस चीज को चेंज करके नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोगों का संघ नाम रख दिया गया था 1980 में। कार्य समझते हैं क्या था, तो यह संगठन नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनमत तैयार करता है, यानी कि जनता को एकत्रित करता है, जनता का वोट तैयार करता है ताकि जो नागरिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। संवैधानिक संगठनों को उचित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ इन संगठनों के कार्यकर्ता मानवाधिकारों के हनन की जांच करके उनका प्रकाशन करवाते हैं तथा जरूरत पड़ने पर न्यायालय की शरण भी लेते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां कहीं भी मानवाधिकार का हनन हो रहा होता है वहां पे ये लोगों का जो ध्यान है, मीडिया का जो ध्यान है, जनता की तरफ खींचते हैं। ठीक है, मतलब इनकी तरफ खींचते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि भाई मानवाधिकार का हनन ना हो। और साथ ही साथ जरूरत जब पड़ती है तो उस टाइम पे न्यायालय से भी हेल्प लेते हैं, न्यायालय में भी न्यायालय में भी केस जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपातकाल ने किस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभान्वित किया, यानी कि लाभ कैसे पहुंचाया, इस चीज के बारे में समझते हैं। तो लाभ तो देखिए, आप कहोगे सर ये आपातकाल तो बहुत ही गलत किया गया, लेकिन लाभ क्या हुआ, तो लाभ हुआ। पहली चीज तो ये कि लोकतंत्र के प्रति लोग सजग हो गए। दूसरी चीज ये कि लोगों के अपने अधिकारों को लेकर उतना ज्यादा चिंतित नहीं थे पहले, लेकिन आपातकाल जब लग गया तो लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए कि भाई कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया गया, हमारे अधिकारों का हनन किया गया, तो लोग सजग हो गए अपने अधिकारों को लेकर। ठीक है ना, और लोगों को एक सबक मिली कि आज की डेट में लगाया गया आपातकाल हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे भी लगाया जा सके, इसलिए हमें सतर्क होकर रहना पड़ेगा।
तो ये चीज है। आपातकाल के दौरान यह पता चल गया कि लोकतंत्र को समाप्त कर पाना यानी कि हटा पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। आगे, आपातकाल के दौरान हुई संवैधानिक उलझनों को ठीक किया गया। जैसे ये भी कहा गया कि अनुच्छेद 352 के हिसाब से जो आपातकाल लगाया गया था वो तब लगाया जाएगा जब अंदरूनी अगर युद्ध हो जाता है, आपस में ही अगर युद्ध हो जाता है और वो युद्ध शस्त्र का रूप धारण कर लेता है तो ही जाके आपातकाल लगाया जाएगा। ये नहीं कि आप अपने पार्टी में अंदरूनी गड़बड़ी चल रही है, बाहरी गड़बड़ी चल रही है और आपातकाल लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे, आपातकाल से यहाँ पे आपातकाल से प्रत्येक व्यक्ति नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत होते चले गए, यानी कि लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते चले गए। आपातकाल से एक संगठित पक्ष की शुरुआत हुई जो कि मानव अधिकारों की रक्षा करती है, यानी कि एक ऐसा संगठन का स्थापना हुआ जो मानवाधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे राम मनोहर लोहिया जो कि एक समाजवादी नेता थे। ठीक है, तो ये समझिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, प्रखर चिंतक थे, समाजवादी राजनेता भी थे, जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। और इन्होंने क्या किया था, समाज में व्याप्त जो 7 असमानता है उनके ऊपर जिक्र किया था। हालांकि इन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर जिक्र किया था, लेकिन आपको सिर्फ 7 असमानताओं के बारे में मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो जो 7 इन्होंने क्रांतियां दी थी कौन कौन सी थी। पहला है नर नारी की समानता के लिए। कहने का मतलब है कि नर नारी पे असमानता, बहुत ज्यादा भेदभाव पहले से जैसे तो कि देखते आ रहे हो कि नर नारी पे भेदभाव चल रहा था। जैसे लड़कियां हैं जो घर के लिए है, बाहर के लिए लड़के हैं, सिर्फ बाहर के लिए लड़के रहेंगे, काम काज करके लाएंगे, घर में सिर्फ स्त्रियां रहेंगी। तो जो भेदभाव होता आ रहा था बहुत पहले से, इन सब चीजों को लेकर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। दूसरा है चमड़ी के रंग पर असमानताओं का विरोध। इन्होंने हमेशा से चमड़ी के रंग पर असमानताओं का विरोध किया, यानी कि रंग भेद पर हमेशा इन्होंने विरोध किया है। जन्मजात तथा जाति प्रथा के खिलाफ इन्होंने लड़ा है। ठीक है, परदेशी गुलामी के खिलाफ। परदेशी गुलामी का मतलब क्या होता है, जैसे देखते हो ना कई सारे देश दूसरे देश को अपने अंडर में कर लेते हैं, तो इन सभी चीज के खिलाफ थे। जैसे कि आप ये भी जानते हो कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत पे कब्जा कर रखी थी और शोषण भी किया 200 सालों तक। तो इन सभी चीजों के खिलाफ थे राम मनोहर लोहिया। आगे, निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ, यानी कि निजी पूंजी मत रखो। ठीक है, कहने का मतलब है कि समाज में सब है तो सभी के ऊपर ध्यान दे के रखो। समाजवाद यानी कि सबको महत्व दिया जाए, किसी एक को महत्व नहीं दिया जाए। यहाँ पे अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, तो गरीब और अमीर के जो बीच में डिस्टेंस है वो तो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो जो राम मनोहर लोहिया था वो ये समझा रहे थे कि भाई देखो, समाजवाद पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गरीबी और अमीरी को एक तरीके से ऐसा मैनेजमेंट करके चलो ताकि इन दोनों में ज्यादा दूरियां ना हो। आगे, अस्त्र शस्त्र के खिलाफ थे और सत्याग्रह के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कि राम मनोहर लोहिया करते थे। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है नक्सलवादी आंदोलन। तो इस चीज को समझते हैं। नक्सलवादी आंदोलन बेसिकली है क्या, 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। तो देखिए, नक्सलवादी, जैसा कि आप ये समझते आ रहे हो कि बहुत पहले से जमींदारी प्रथा चल रही थी, जहां पे जमींदारों के पास बहुत ज्यादा लैंडलॉर्ड, एक तरीके से समझ सकते हो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जिनके पास अपनी बहुत ज्यादा भूमियां हुआ करती थी, जहां पे किसानों से काम करवाया करते थे, बदले में उनको या तो पैसा दे देते थे या फिर फसल का कुछ हिस्सा दे देते थे। ठीक है, बाकी किसका होता था, जमींदार का होता था। तो कहीं ना कहीं हमेशा से ही किसानों का शोषण होता हुआ आ रहा है। तो नक्सलवादी आंदोलन बेसिकली इसी चीज के लिए स्टार्ट किया गया था कि जो बहुत पहले से जो अमीर वर्ग हैं जो शोषण करते हुए आ रहे हैं वो शोषण ना करें, बल्कि हम सबके बीच में समानता स्थापित की जा सके। और बेसिकली ये होते कौन है, ये पश्चिम बंगाल के साइड के जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उनके साथ हमेशा से मतलब आप ये समझ सकते हो कि हमेशा से नाइंसाफी होती हुई आ रही थी। ठीक है, उसी के खिलाफ नक्सलवादी आंदोलन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए, नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से स्टार्ट हुई थी, यानी कि शुरू हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे जिनका नाम था चारू मजूमदार, और दूसरे जो नेता थे जिनका नाम था कानू सान्याल। ठीक है, इन्होंने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया था। अभी ये दोनों नेता कौन से थे इस चीज को मैं दिखा देता हूं। तो ये देखिए, ये है चारू मजूमदार और दूसरा है कानू सान्याल। ठीक है, तो ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू कर दिया था।
मजुमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता थे। मजुमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, यानी कि ये माओ से तुंग को ज्यादा पसंद करते थे। और किस लिए पसंद करते थे? क्योंकि वहां पे समाजवाद चलता था और ये भी कहीं ना कहीं समाजवाद ज्यादा स्थापित करना चाहते थे, जहाँ पे अमीरी गरीबी का पूरा भेद खत्म हो जाए, ऐसा स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, और इसी वजह से नक्सलवादी को माओवाद भी कहा जा सकता है। ठीक है, कहा जाता है। आगे, नक्सलवादी आंदोलन ने अमीर भूस्वामियों से बलपूर्वक भूमि छीन ली, यानी कि इन्होंने क्या किया? अमीरों से बलपूर्वक भूमि छीन ली और छीनने के बाद गरीबों में बांट दिया। तो नक्सलवादी आंदोलन ने अमीर भूस्वामियों से बलपूर्वक भूमि छीनकर निर्धन और भूमिहीन लोगों को दे दी। इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्यों को, यहाँ पे ये जो चीज है वो थोड़ा वर्ड गलत लिखा हुआ है, तो इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक साधनों के प्रयोग के पक्ष में दलील देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि अगर आप प्यार से नहीं मानोगे ना, तो हम आपके खिलाफ अस्त्र शस्त्र भी धारण कर लेंगे। ठीक है, जैसा भी होगा वैसा हम करेंगे, लेकिन हम अमीरी गरीबी को हटा कर रहेंगे। ठीक है, ऐसा इनका कहना था। नक्सलवादी आंदोलन अब अनेक दलों और संगठनों में बढ़ चुका था। फिलहाल 9 राज्यों के करीबन 75 जिले नक्सलवादी हिंसा से ग्रस्त है, यानी कि 75 जिलों से ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप सब समझते हो, आपकी जो बुक है अपडेट तो होती नहीं है, तो जो इसमें 75 लिखा है तो हमें 75 भी पढ़ाना पड़ता है। इस वजह से ये भी हो सकता है कि 75 से और भी अधिक जिलों में ये अपना फैली हुई है। ठीक है, आगे, इससे अधिकतर बहुत पिछड़े क्षेत्र है, मतलब इसमें नक्सलवादी में कौन से ज्यादा लोग हैं? तो जो पिछड़े क्षेत्र के जो लोग हैं वो इसमें सबसे ज्यादा लोग हैं, और खासकर अगर बात किया जाए तो आदिवासी लोग नक्सलवादी आंदोलन में ज्यादा सम्मिलित है। और धीरे धीरे ये भी कहा जाता है कि नक्सलवादी अब वो लोग हो गए हैं जो कि अपनी बात को मनवाने के लिए हिंसा पे बहुत ज्यादा उतारू हो चुके हैं। ठीक है, विस्फोट करना, लड़ाई झगड़ा करना, इन सब चीजों पर आधारित मतलब वो करने लगते हैं। ठीक है, आगे, इनकी प्रमुख मांगे होती थी। हालांकि देखा जाए तो नक्सलवादी अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं, लेकिन इनका एक काम गलत है कि सशस्त्र विद्रोह पे तुरंत उतर जाते हैं। ये थोड़ा सा काम गलत लगता है, लेकिन स्टार्टिंग जो इनकी थी वो ठीक थी कि इन्होंने अपनी दलीलों को सामने रखा था। ठीक है, तो ये देखिए, क्षेत्रों में बटाई तथा पट्टे पर खेतीबाड़ी करने वाले छोटे किसान उपज में हिस्से तथा पट्टे की सुनिश्चित अवधि तथा उचित मजदूरी जैसे अपने बुनियादी अधिकारों को प्राप्त करना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पट्टे पर खेतों में काम करना चाहते हैं, यानी कि बटाई पर काम करना चाहते हैं कि फसलों को हम डिवाइड कर लें, तो वो भी जो रेशियो है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हमारी बात हो गई कि 50-50% पे करेंगे और कल की डेट में फसल उत्पादित हो गया तो पता लगता है कि 25% मुझे दे दिए, 75 खुद रख लिए, तो ये तो गलत हुआ ना। तो हालांकि जो गरीब होते हैं उन्हीं के साथ हमेशा से शोषण होते हुए आ रहा होता है, तो इसी वजह से ये सब भी भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद अमीरों को मार देते हैं, मारने के बाद उनकी प्रॉपर्टी को बांट देते हैं। तो इस तरीके से स्टार्ट तो इन्होंने अच्छे के लिए किया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें इतने सारे सशस्त्र विद्रोह होने लगे थे कि धीरे धीरे ये अब मतलब एक दूसरा रूप धारण कर लिया है। ठीक है, दूसरी चीज ये चाहते थे कि जो जबरियन मजदूरी करवाई जाती है, यानी कि जबरदस्ती जो मजदूरी करवाई जाती है, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का जो दोहन किया जाता है, यानी कि जाते हैं पेड़ों को काट के लेके चले जाते हैं तो दोहन हो रहा है ना, और सूदखोरी जो करते हैं, इन सभी शोषणों से निजात पाना चाहते थे, यानी कि छुटकारा पाना चाहते थे नक्सलवादी। ठीक है, और इन्हीं सभी चीजों के लिए ये नक्सलवादी आंदोलन करते हैं और सशस्त्र विद्रोह भी कर देते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो नक्सलवादी आज की डेट में 9 राज्यों में करीबन 75 से ज्यादा जिलों में ये हिंसा कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो चैप्टर है ये ओवर हो जाता है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। सारी चीज को कोशिश किया हूँ कवर अप कराने के लिए, और बाकी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।